आज कैट एग्जाम स्ट्रैटेजी 2024 के ऊपर डिटेल में नुएंसेस पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम अब स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं कि हमारी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या हो। तो इट्स लाइक ऑन द डी डे मैं अपने गेम में क्या चेंजेस लाऊं जिससे मैं डेफिनेटली आई कम आउट एज अ विनर। मेरे पास 66 क्वेश्चंस हैं, ठीक, उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस हैं। क्या मेरा बैटलफील्ड प्लान हो कि मैं इजी क्वेश्चंस को पहले नेविगेट करके खत्म कर दूं? नो योर गेम रियली वेल। मेरी ये स्ट्रेंथ्स है, मेरी ये वीकनेसेस है, और ये तो कंप्लीट डिजास्टर्स ही हैं। इन मेंटरशिप सेशंस लॉट ऑफ टाइम्स आई आस्क स्टूडेंट्स कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है बता दो। स्टूडेंट्स टेंड टू से सर टाइम वर्क है, मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस है, या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मुझसे अच्छा बन जाता है। बट नंबर्स रिवील अ डिफरेंट स्टोरी कि सबसे कम टाइम में उसने क्वेश्चंस ज्योमेट्री के कर दिए। क्या आपको टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल पे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पता है? सर वी हैव पिक्ड अप अ सेट, अब 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो गए, अभी भी नहीं बन रहा, तो शुड आई कंटिन्यू? पैनिक तो हो जाएगा। एंड देयर इज अ फैलेसी कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी। कई बार हम अपना टाइम ऐसी चीज़ों में वेस्ट करते हैं जिसमें नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज वी फील कि हमने उसमें इतना इन्वेस्टमेंट पहले दे दिया कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन छोड़ दो चलेगा, करेक्ट। कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत इंटेंसिवली प्रिपेयर कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। एक बात बोलूं, कैट प्रिपेयर करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैट वाले दिन जब कैट लिख रहे हो तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करोगे। याद रखना मेरी बात, अगर कैट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सीख गए ना तो एक मार्क्ड डिफरेंस आप ऑब्जर्व करोगे आपके प्रीवियस वर्जन ऑफ मार्क्स में एंड द फाइनल वर्जन ऑफ मार्क्स में। आज कैट एग्जाम स्ट्रैटेजी 2024 के ऊपर डिटेल में नुएंसेस पे डिस्कस करने वाले हैं भूषण सर के साथ, हु हिमसेल्फ इज 99.8 परसेंटाइलर। एक बार नहीं, 8 टाइम्स। अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक्स। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम यू सर कि कैट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अगर हो ही नहीं, मतलब आई क्यों ही बनाऊं कैट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, क्या फर्क लेके आ जाएगी? Right. I think strategies are very misused and abused sometimes a lot. तो strategy word के अलग अलग मीनिंग्स निकल आए हैं। When you say कि strategy हो ही ना, तो essentially हमने बचपन से एग्जाम्स दिए हैं, स्कूल लेवल एग्जाम्स हो, क्या आप मैथ्स का पेपर लिखने के पहले कुछ स्ट्रैटेजी लेके जाते थे? नहीं जाते थे। Why is this important now? is वहाँ पर जिस लेवल का कंपटीशन था, कॉम्पिटिटिवनेस थी, वो डिफरेंट है, एंड द थिंग्स एट स्टेक वेर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। यहाँ पर when you think of an exam like CAT, you have sectional time limit of 40 minutes. You have the order decided for the sections that first VRC will be there, then DLR, then QA. You are not expected to attempt all questions because the paper is very tough. Nobody is expected to solve all questions and get them right. Typically, you get a 90 percentile odd overall score. That means you are in top 10%. Even if you are able to score half या 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स, तो 66 क्वेश्चंस हैं, 198 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और आपके 50 ऑड मार्क्स पे 90 परसेंटाइल बन रहे हैं, विच इज़ 1/4। तो इमेजिन आप 25% पेपर सही कर रहे हो और आप टॉप 10% ऑफ द ब्रैकेट में आ रहे हो, तो इट्स अ डिफरेंट एग्जाम ऑल टुगेदर। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ गेम कि अगर मुझे गेम के रूल्स बता दिए, कोई नया गेम है, तो क्या मुझे कुछ अपना प्लान बनाना पड़ेगा टू टैकल इट एंड बी एबल टू कंसिस्टेंटली विन। द सेम इज द केस विद कैट, कि जिसको हम अब स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं कि हमारी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या हो। तो इट्स लाइक ऑन द डी डे मैं अपने गेम में क्या चेंजेस लाऊं जिससे मैं डेफिनेटली आई कम आउट एज अ विनर। चलो इस गेम को थोड़ा सा खेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। राइट। मेरे पास 66 क्वेश्चंस हैं, ठीक, उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस हैं। मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि इजी क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, टाइम कम कंज्यूम करेंगे। टफ क्वेश्चन से मुझे भिड़ंत करनी पड़ेगी, हो सकता है ना हो, मेरा टाइम कंज्यूम कर जाएंगे, ठीक है। पर दोनों में 4-4 नंबर है या 3-3 नंबर है। राइट। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि क्या मेरा बैटलफील्ड प्लान हो कि मैं इजी क्वेश्चंस को पहले नेविगेट करके खत्म कर दूं। करेक्ट। अब ये जो बैटलफील्ड वाला प्लान है, इसके लिए
प्री बैटल वाली प्रिपरेशन जो है वो बहुत मायने रखती है. Okay. So if you have played any online games, if you have played a physical game outside like football, tennis, cricket, etc., badminton, you will know your strengths and weaknesses, right? Right. आपको पता रहेगा यार मैं स्मैश बहुत अच्छा मारता हूँ. आपको पता रहेगा मैं बैटिंग में अगर इस तरह की फुल पिच है, ओवर पिच बॉल है, मेरा ऑफ साइड का प्ले बहुत अच्छा है, मेरा लेग साइड का प्ले अच्छा है, आई डोंट प्ले बाउंसर्स वेल. यू विल नो योर गेम. Right. सो जब हम बैटलफील्ड के जाकर परफॉर्मेंस करने की बात कर रहे हैं, नो योर गेम रियली वेल. सो आपको अपना गेम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. बॉस मेरी ये स्ट्रेंथ्स है, मेरी ये वीकनेसेस हैं, और ये तो कंप्लीट डिजास्टर्स ही हैं. अगर आपको वो डिजास्टर वाले पॉइंट्स भी समझ में आ जाए कि यार दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गो रॉन्ग, तो मैं देखते से उन चीज़ों को छोड़ सकता हूँ. Right. तो अंडरस्टैंड दिस आर्ट ऑफ पिकिंग अप द राइट क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन योर प्री प्रिपरेशन बिफोर द एग्जाम. Okay. आप मॉक में जाके सोचोगे कि वहाँ डिसीजन हो रहा है, वहाँ डिसीजन नहीं हो रहा है. डिसीजन पहले ही हो चुका है जब आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी है और उसकी एनालिसिस भी इतने अच्छे से करी है. आई मीन आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कहाँ प्रॉब्लम्स होती है. इन मेंटरशिप सेशंस अ लॉट ऑफ टाइम्स आई आस्क स्टूडेंट्स कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है बता दो. स्टूडेंट्स टेंड टू से सर टाइम वर्क है, सर मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस है, या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मुझसे अच्छा बन जाता है, DILR में मुझसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बन जाता है. कोई बोलता है सर नॉर्मल अगर साइंस बेस्ड RC आते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड RC आते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड RC आते हैं तो बन जाते हैं. ये लोग बोलते हैं, बट नंबर्स रिवील अ डिफरेंट स्टोरी. Right. जब उनसे टाइम वर्क का ही मॉक्स का डेटा उठाकर निकाला जो उसका स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, तो रियलाइज करा कि यार टाइम वर्क के भी मुझसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं और मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है. Right. विज़वी जब मॉक्स में क्वेश्चंस का एनालिसिस करा पास 10 मॉक्स का, तो रियलाइजेशन ये हुआ कि सबसे कम टाइम में उसने क्वेश्चंस ज्योमेट्री के कर दिए हैं, या उसका सिलेक्शन क्वेश्चंस का सबसे अच्छा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या अलजेब्रा वाले टॉपिक का है. तो जिस बंदे को ये फीलिंग थी कि अलजेब्रा उसका वीक है, उसमें एक्चुअल रिजल्ट पिछले 10 मॉक्स में उसका ज़्यादा बेटर है. तो जब आप इस लेवल की माइक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं, यू विल रियलाइज कि क्या आपको टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल पे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पता है विच आर बैक्ड बाय नंबर्स. क्या आपको पता है अपने वीक टॉपिक्स, क्या आपको पता है आपके टॉपिक्स जिनको आप छोड़ सकते हो. अच्छा, व्हेन वी से जिनको आप छोड़ सकते हो उसका भी एटलीस्ट फंडामेंटल क्लियर हो. एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. अ लॉट ऑफ पीपल से कि सर फंक्शन एंड ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं छोड़ देता हूँ, और ये गलत जजमेंट होता है. क्योंकि उन्होंने फंक्शन ग्राफ तो पढ़ा ही नहीं है बहुत डिटेल में. अब पढ़ा ही नहीं है तो वो जजमेंट कैसे बना पा रहे हैं कि ये फंक्शन ग्राफ का. एक्चुअल में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक का निकला. योर एबिलिटी टू ग्लांस एट अ क्वेश्चन, स्पेशली इन QA, अ लॉट ऑफ टाइम्स इन DLR एंड समटाइम्स इन VRC, विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ स्ट्रांगली यू आर एबल टू जज इन अ स्पैन ऑफ शॉर्ट फ्यू सेकेंड्स कि यार ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये मेरा स्ट्रॉन्गर एरिया है, और वो जजमेंट सही हो. ये तब होगा जब आपकी प्रिपरेशन बैकएंड पे सॉलिड हो. हाउ एंड व्हेन टू लीव वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट. इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रगल स्टूडेंट्स का रहता है, स्पेशली DLR सेक्शन में, कि सर वी हैव पिक्ड अप अ सेट, अब 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हो गए, अभी भी नहीं बन रहा, तो शुड आई कंटिन्यू? मैं उस सेट को ही और करता जाऊँ? किस टाइम पे जाके कैसे रियलाइज करूँ कि अब इसको छोड़ देना और दूसरा सेट पिक करना है? सेम कैन बी द केस इन QA के क्वेश्चंस, सेम कैन बी द केस इन एक RC का डिफिकल्ट क्वेश्चन कि अब मैं ऑप्शंस पे स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, कब जाके छोड़ूँ, कितने टाइम बाद छोड़ूँ. सो आई विल आंसर इट फॉर ईच सेक्शंस इंडिपेंडेंटली. स्टार्ट करते हैं DLR से, बिकॉज दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स हैव. कितने मिनट्स के बाद क्वेश्चन को छोड़ दें. तो अंडरस्टैंड रादर देन मिनट्स, आइडेंटिफाई द जर्नी दैट इज लेफ्ट. आपने अभी तक 5 मिनट में कितना सॉल्व कर लिया है? क्या कुछ एक क्लूज ही बचे हैं जिससे वो पूरा पीस ऑफ पजल सॉल्व हो जाएगा, या फिर यू आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर? इफ यू आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर, यू आर गेट स्टक कि सर बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो तो कोई भी समझ जाता, उसके बियॉन्ड तो मैं कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया, देन लीव इट देन एंड देयर इटसेल्फ. पर ये कहीं पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट कर देगा? नहीं करेगा. एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में कॉल्ड एज संक कॉस्ट. ओके. एंड देयर इज अ फैलेसी कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी. कई बार हम अपना टाइम ऐसी चीज़ों में वेस्ट करते हैं जिसमें नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज वी फील कि हमने उसमें इतना इन्वेस्टमेंट पहले दे दिया है. जैसे एक एग्जांपल लें, मैंने बुक आधी पढ़ी है, या 10 पेज पढ़े हैं, 20 पेज पढ़े हैं, और अब मुझे बुक से कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, बहुत खराब बुक है, मुझे कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा, बट शायद मैं अपना टाइम और दूंगा कि यार मैं खत्म कर दूं क्योंकि मैंने 20 पेज तो पढ़ी लिए. कई बार आप घर से निकलते हो और आप आधे रास्ते तक पहुंचते हो और आपको याद आता है यार दुकान बंद होगी. बट लॉट ऑफ टाइम्स पीपल ट्राई एंड कवर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द जर्नी. यार फिर भी अब घर से निकला ही हूँ तो मैं देख ही लेता हूँ, शायद खुली हो. आपको ऑलमोस्ट 100% पता है कि दुकान बंद ही रहती है इस टाइम पे,
पर फिर भी आप और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके आप अपना आधा टाइम और वेस्ट करोगे, जितना टाइम आधे रास्ते तक आने में लगाया है आधा टाइम और वेस्ट करोगे। मूवी देखने गए, मूवी देखने के स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स के बाद आपको समझ में आ गया कि ये मूवी आपको नहीं देखनी चाहिए, बट बिकॉज आपने टिकट खरीद लिया है, आपको लग रहा है मैंने कॉस्ट तो इनकर कर दिए, तो अब अपना सर और दुखाओगे। जो पैसे टिकट के वो तो गए, सो दे आर कॉल्ड एज संक कॉस्ट। पर आप अपना सर और दुखाओगे उस मूवी में बैठ के, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने वो मूवी के पैसे दे दिए। सेम सिचुएशन आपके एक्चुअल DLR सेट के साथ 5 मिनट दे दिए, आपको समझ में आ चुका है कि ये सेट मुझसे नहीं बनने वाला है, इट्स नॉट मेड फॉर यू। जस्ट बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड 5 मिनट्स, डोंट थिंक कि मैं इसके साथ 8 मिनट और स्ट्रगल करूं, 10 मिनट और स्ट्रगल करूं तो आंसर आ जाएगा। दैट इज अ संक कॉस्ट। तो पैनिक तब नहीं होगा व्हेन यू हैव अंडरस्टूड दिस संक कॉस्ट फैलेसी रियली वेल, दैट यू नो व्हाटएवर हैज गॉन इज गॉन। अब मैं उस चीज के बेसिस पे अपने डिसीजंस नहीं ले सकता। सो इन डिसीजन मेकिंग नेवर बेस योर डिसीजंस ऑन द संक कॉस्ट दैट हैज अकर्ड। ऑलराइट, जब कैट ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आ गया तो एक चीज और परेशान करती थी, वो था टाइमर। करेक्ट। मैंने देखा है कि टाइमर बहुत कुछ बिगाड़ता है स्टूडेंट्स का। राइट, आई हैव सीन दैट, यू नो, खासकर RC पैसेजेस में या DI के सेट्स में और LR के सेट्स में वो आपको बहुत तंग करता है। हाउ टू हैंडल दैट टाइमर? करेक्ट। थिंक ऑफ इट एज एन ऑब्स्टिकल इन अ टिपिकल गेम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डे एंड एज में आर वेरी इन्वॉल्व इन ऑनलाइन गेमिंग। तो आपको एक हर्डल मिला है, एक ऑब्स्टिकल मिला है। आपको पहले से पता है कि ऑब्स्टिकल आएगा, ये टाइमर मुझे परेशान करेगा, पैनिक क्रिएट करेगा। हाउ डू यू ओवरकम दैट? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्ले द गेम मोर ऑफन। खेल खेल के आपको वो गेम की स्किल्स अपने आप आ जाएंगी। सो वंस यू अपीयर इन अ लॉट ऑफ मॉक्स, दिस प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली गोज अवे फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज दे नो कि टाइमर चलता रहेगा यार, उस पर ज़्यादा बॉदर नहीं करना है। इनफैक्ट इट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर अस टू कीप अ ट्रैक ऑफ वेयर वी आर एट व्हाट पॉइंट इन टाइम, कि भाई मेरे 7 से 8 मिनट 9 मिनट हो चुके तो मेरा एक RC हो गया क्या? राइट। सो रादर देन इट बीइंग अ प्रेशर क्रिएटर वाला टूल, इट शुड बी अ टूल दैट इज हेल्पिंग मी और इज इनेबलिंग मी टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम। की बॉस 10 मिनट्स हो गए हैं, माई फर्स्ट RC शुड बी डन इन अ स्पैन ऑफ 25-28 मिनट्स। मेरे चारों RCs का अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, वेदर आई सॉल्व देम और नॉट। अराउंड दिस मच टाइम इज एक्सपेक्टेड, 25 to 28 मिनट्स फॉर RCs, और रिमेनिंग 10 to 15 मिनट्स का जो टाइम है दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव फॉर VA के 8 क्वेश्चंस। उसमें भी आई एम नॉट गोइंग टू लीव और स्किप एनी डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। तो मेरा 40 मिनट्स के अंदर पूरा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए दैट टाइमर बिकम्स एन इनेबलर रादर देन अ पैनिक क्रिएटर। ओके, सो हमने पहले बात करी थी सबसे पहले कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर गेम बैटलफील्ड पे अपन चले गए, देन वी केम टू टाइमर। एक मुझे शॉर्ट समरी चाहिए वे यू एक्सप्लेन, बिकॉज बहुत सारा स्टूडेंट बेस ऐसा होगा जो हमको देख रहा होगा, बहुत सारे मॉक्स नहीं लिखा होगा, जिस यू नो कैट ही उसके लिए पहली बार अटेम्प्ट के लिए होगा एंड एवरीथिंग। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन देम व्हाट इज आर्ट ऑफ स्किपिंग, इसको मार्क फॉर रिव्यू को यूज कर कितनी अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है, and what role does timer play in art of skipping? Correct. So there is an option for a lot of you who haven't appeared in a lot of mocks. You will realize कि आप जब CAT का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन पैलेट आता है वेयर क्वेश्चन नंबर्स आर रिटर्न कि आप 1 पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, राइट हैंड साइड पे उसका क्वेश्चन नंबर है। आपने 1 पे क्लिक करा, पहला क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हो तब आपको लगा कि ये क्वेश्चन टाइम ज़्यादा ले लेगा, राइट, तो मैं अभी नहीं करना चाहता, बाद में करना। सो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ रेडियो बटन कि आपने B पे क्लिक कर दिया, सेव एंड एक्स करा, उसकी जगह आप एक राइट हैंड साइड में सेव एंड एक्स के पास ही ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू। तो मार्क फॉर रिव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके राइट हैंड साइड की क्वेश्चन पैलेट में उस क्वेश्चन का कलर पर्पल हो जाता है, राइट। सो रिमेंबर दिस कलर पर्पल, कि जैसे ही आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है। अच्छा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? जब आप सारे क्वेश्चंस को ग्लांस कर चुके हो, लेट्स से आपने 5 क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करा है, सो आफ्टर रीचिंग लेट्स से 24th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन इन VRC सेक्शन, आपको अब उन 5 क्वेश्चंस पे ही टाइम देना है बिकॉज आपको लगता है कि मैं बाद में आके कर सकता था। हर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है। सो इमेजिन कोई लेट्स सपोज 7th क्वेश्चन है जो आपने देखा और बोला ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो आपने उसको छोड़ ही दिया, आप सीधे 8th पे चले गए, आपने उसको मार्क नहीं कराए, तो आप 7th क्वेश्चन पे तो वापस कभी आओगे ही नहीं बिकॉज यू नो कि ये मुझसे नहीं बनने वाला है। बट आपने जो 5 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं जिनका पर्पल कलर दिख रहा है क्वेश्चन पैलेट में, आप सीधे उस पर्पल कलर वाले क्वेश्चन नंबर पे जाओगे, उसको अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, जब उसको अटेम्प्ट कर देते हो और मार्क फॉर रिव्यू रहने देते हो तो इट चेंजेस टू अ टिक अलॉन्ग विद पर्पल, सो यू नो एग्जैक्टली कि आपका उस गेम में, इफ आई कैन कॉल इट अ गेम, इफ उस गेम में क्या सिचुएशन है,
कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं, कितनों को मार्क करके अटेम्प्ट कर दिया है, कितने सिर्फ मार्क्ड है. सो दीज आर ऑल इनेबलर्स, दीज आर ऑल टूल्स दैट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी एंड गेट अ गुड परसेंटाइल. आई मे बी रॉन्ग. मेरा एक फ्रेंड व्हेन वी वर राइटिंग कैट, वो हमेशा अपने टारगेट कॉलेजेस के कट ऑफ्स चेक कर देता था. एंड जब कैट एग्जाम लिखने गया, ही वॉज हैविंग दैट माइंडसेट कि पिछले साल के कट ऑफ से मुझे पहले स्कोर करना है. बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि जब लेवल ऑफ डिफिकल्टीज चेंज हो जाएंगी, हाउ इज ही गोइंग टू डू इट? सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई कीप द कट ऑफ्स इन माइंड बिफोर अटेम्प्टिंग mock or final CAT examination? Absolutely not. In fact, that is probably the most wrongful thing, if I can call it that, to do while appearing in any exam. Sectional cutoffs, or for that matter overall cutoffs, will be heavily dependent on the type of question paper. The number of questions required to get that percentile will change again on the level of difficulty of paper, the audiences, the students that are participating in this particular exam, and so on. So will gut help us telling us कि इसका एक minimum score कितना होना चाहिए? नहीं. My point is, I've been in this industry for so long, so maybe possible I might be wrong. But despite so many years in this industry, despite appearing in actual CAT exams for so many years, you will never be able to judge the cutoff while appearing in the exam. Okay. क्योंकि आपकी सारी एनर्जी और फोकस तो उस एग्जाम को क्रैक करने में लगा हुआ है. इट्स डिफिकल्ट एग्जाम, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. उस बीच में आप ये एस्टिमेट लगाओ कि यार इस पेपर का कट ऑफ तो कम जाएगा क्योंकि ये डिफिकल्ट पेपर था, इसका बहुत ज़्यादा जाएगा क्योंकि ईजी था. क्योंकि उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस रखना इवन फॉर एक्सपर्ट्स इज डिफिकल्ट कि मुझे ईजी लग रहा है, कहीं गलत तो नहीं हूँ मैं. मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, हो सकता है मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे प्रेशर में, इसलिए मुझे डिफिकल्ट लग रहा है. भाई दुनिया को तो आसान लग रहा है. बाहर निकलूंगा तब पता पड़ेगा कि यार बाकी लोगों के तो ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए. सो इफेक्टिवली इट इज़ नॉट रेलेवेंट एट ऑल फॉर यू टू वरी अबाउट सेक्शनल परसेंटाइल्स एंड ओवरऑल परसेंटाइल्स. थिंक ऑफ इट, अगर आपने वो अचीव भी कर लिया और अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो तो आप छोड़ दोगे. आपका सेक्शनल निकल गया है तो आप छोड़ोगे थोड़ी. आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप करोगे. माई सजेशन एंड एडवाइस ऑलवेज इज try and maximize the score that you can get. Right. While I'm attempting CAT, उस point of time पे consecutively मेरे 3-4 questions अगर गलत हो जाए और मैं पैनिक सिचुएशन में आ जाता हूँ, how to deal with that? I think गलत तो आपको पता नहीं पड़ पाएंगे, बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे. हाँ, नहीं बने. That will be the typical situation कि पहला क्वेश्चन नहीं बना, स्किप कर दिया, 2 मिनट ट्राई कर रहा था, दूसरा एंड सो ऑन. पैनिक तो हो जाएगा. दिस इज व्हाट मॉक्स आर फॉर. एंड आई एम श्योर कि अगर आपके साथ मॉक्स में ऐसी सिचुएशन अभी तक नहीं हुई है तो या तो आपने सही मॉक्स ही पिक नहीं करे, राइट है ना, तो आपके मॉक्स के अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं एक आध बार तो आपने ये फेस करा होगा. और अगर वो फेस करा है, then the more we get acquainted to such scenarios, the better is our ability to respond to such situations. तो ये हमें नॉर्मल लगेगा क्योंकि अब ये हमारे साथ सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ टाइम हो रहा है, क्योंकि भाई 4 बार तो पहले मॉक में भी ऐसा हो चुका है. तो आप स्विमिंग कर चुके हो. आप स्विमिंग कर चुके हो. ये पहली बार जब होगा तब दिक्कत देगा. पर अगर आपने प्रिपरेशन सही करी है, मॉक्स सही लिखे हैं, सही तरह के मॉक्स लिखे हैं, रेलेवेंट मॉक्स लिखे हैं, तो ये आपके साथ पहले हो चुका है. इनफैक्ट द होल पर्पस ऑफ मॉक्स इज कि यू शुड नॉट गेट अ सरप्राइज इन द एक्चुअल एग्जाम. मतलब आपका किसी भी लेवल पे सरप्राइज इस एलिमेंट का नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मेरे साथ मॉक्स में हुआ ही नहीं था, इस बार कैसे हो गया. तो कैट में भी आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपने मॉक्स अच्छे से लिखे हैं तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं बने, इज परफेक्टली फाइन. भाई डिफिकल्ट पेपर है, ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. भाई पहले भी हुआ था लेकिन उसमें मैंने 8 क्वेश्चन सही कर दिए थे एंड फाइनली गॉट अ गुड परसेंटाइल, गुड स्कोर. सो दिस कॉन्फिडेंस, दिस एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग फेस दिस अर्लियर विल ट्रेमेंडसली हेल्प यू गेट इट थ्रू. आई नो नॉट नो वेदर ये सही है या गलत. एक हमें रफ शीट मिलती है, करेक्ट, व्हेन वी आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग कैट एग्जामिनेशन. मुझे काफ़ी सारे मेंटर्स ने ये कहा कि अगर आप रफ शीट को यूज़ करना सीख गए, करेक्ट, तो कैट आप सबसे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो. करेक्ट. व्हाट डू दे एग्जैक्टली मीन बाय दैट? अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड आई शेयर इट. आई हैव शेयर्ड इट अर्लियर एज वेल. जो आपको नोट पैड मिलता है, तो शीट की जगह एक एक्चुअल नोट पैड मिलता है. ओके, बंच रहता है पूरा शीट्स का, विच इज टिपिकली ऑफ द साइज A5. तो A5 का जो साइज है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू योर रेगुलर A4. तो आप जितनी आपकी नोटबुक्स देखोगे टिपिकली, एंड स्टूडेंट्स टिपिकली टेंड टू यूज डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट वैराइटीज. कुछ सुपर लॉन्ग नोटबुक रहती है, right, है ना, 29.7 इंटू 31.7 सेंटीमीटर्स, इस तरह के 29 इंटू 33 सेंटीमीटर्स, अलग अलग डायमेंशंस की बड़ी बड़ी नोटबुक्स यूज करते हैं टिपिकली बिकॉज दे आर इन मार्केट. सो
टिपिकली जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हो या मॉक्स लिख रहे हो तो A4 साइज के जो प्रिंटिंग के लिए हम टिपिकल पेपर्स यूज़ करते हैं वो मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए. दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग फॉर यू टू डू. स्टार्ट अपीयरिंग इन मॉक्स, इनफैक्ट स्टार्ट सॉल्विंग योर सेट्स इन A5 के नोटपैड्स. क्योंकि कई बार आपका फॉन्ट साइज ज़्यादा हो जाएगा जब आप लिखते हो नॉर्मल तरीके से, और जब छोटा नोटपैड मिलेगा तो आप सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह कैप्चर नहीं कर पाओगे. ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आएगी आपको DILR सेक्शन में. व्हेन यू हैव टू राइट डाउन और जॉट डाउन और क्रिएट टेबल्स, क्रिएट रूट्स, नेटवर्क्स, यू विल रिक्वायर मे बी 2 or 3 pages ऑफ योर नॉर्मल रफ कॉपी और योर फेयर कॉपी. तो उस A4 साइज के 2 या 3 पेज लग रहे हैं आपको सेट सॉल्व करने में, तो इमेजिन A5 के तो शायद 4 या 5 लग जाए. और उसको कोरिलेट करना, बार बार पेज फ्लिप करना, मैंने पहले x का आंसर यहाँ इतना निकाला था फिर नीचे आके. सो योर एबिलिटी टू हैव इंफॉर्मेशन रिटन इन अ वेरी कंसाइज फॉर्म इन अ वेरी स्मॉल स्पेस इज अ बिग चैलेंज दैट लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स डू नॉट फेस एवर. ये पहली बार जाकर कैट में फेस करते हैं. पता ही नहीं था सर हमें A5 वाला नोटपैड मिलता है. पेन का यूज, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस हैबिट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ यूजिंग डिफरेंट कलर्ड पेन्स, रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन. वो सिनेरियोज जब अपने बना रहे हैं तो जो डेफिनेट पॉसिबिलिटीज है उनको ब्लू से कर दिया, जो प्रोबेबल्स हैं उनको रेड से कर दिया. दीज आर गुड टूल्स फॉर यू टू हैव. बट एग्जाम में क्या आपको डिफरेंट कलर के पेन्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. तो आपको एक ही पेन मिलेगा. एंड अगेन नथिंग टू डिग्रेड और डीमीन एनीवन, बट जो पेन आपको मिलेगा एग्जाम में वो भी इट विल बी अ वेरी, इफ आई कैन कॉल इट, लेस कॉस्टली, लेस एक्सपेंसिव, टिपिकल, जो शायद पहली बार स्क्रिबल करोगे तो बहुत स्मूथ चलेगा भी नहीं. और बिलीव मी, सम पीपल आर सो फिनिकी, सम स्टूडेंट्स आर सो फिनिकी कि उनको वो पेन अच्छा नहीं चल रहा है. वो कई बार डिसरप्ट कर देता है या डीफोकस कर देता है कि यार मेरी तो आदत ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा. अब वो सडनली दूसरा पेन मांग रहे हैं, वो भी वैसे ही चल रहा है, एंड इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. प्रिपेयर योर सेल्फ कि आप वो नोटपैड यूज़ कर रहे हो और आप 2 रुपये का, 1 रुपये का जो सबसे सस्ता पेन मार्केट में मिल सकता है आपको, स्टैंडर्ड पेन, वो यूज़ करो, शायद ढंग से चले भी ना. उस एनवायरनमेंट के साथ अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हो और आदत बना लेते हो कि मैं उस छोटे नोटपैड में ही अपना पूरा सेट सॉल्व करता हूँ. इनफैक्ट अ गुड सजेशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स विल बी, प्लीज टेक एवरी मॉक इन अ डिफरेंट नोटपैड. छोटे छोटे नोटपैड A5 वाले आते हैं, तो आपके पास ऐसा बंडल बन जाएगा छोटा सा कि मेरे 20 मॉक्स का, 40 मॉक्स का, 50 मॉक्स का हर एक का रफ पैड है, रफ शीट है, जिसका कंपाइलेशन में यूज करूंगा एनालिसिस में. रिवीजन के लिए भी बहुत यूजफुल टूल है वो, कि मेरे हर मॉक का एक अलग अलग नोटपैड बना हुआ है. सो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल एज स्ट्रेटजी व्हाइल अपीयरिंग इन मॉक्स, कि आप अपने रफ शीट का या नोटपैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं. अगर आपने वो सीख लिया, इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन द वे यू अपीयर फॉर द एग्जाम. इसके अलावा आई हैव सीन दैट सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनकी लेंथ बड़ी है, लाइक RCs और DILR सेट्स, वो बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को. हाउ टू डील विद देम? आई थिंक वन पार्ट with regards to lengthy RCs or lengthy DLR sets is they have lots and lots of information. So वो ज़्यादा बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है. और स्क्रॉल डाउन भी करना पड़ता है. स्क्रॉल डाउन करना पड़ा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. सो क्या आप वो एबिलिटी डेवलप कर सकते हो टू आइडेंटिफाई what is the more important and relevant information vis-a-vis what is the story part. Right. जब भी आप बड़ा RC देखोगे, जब भी आप DLR का सेट देखोगे, तो अगर वो लेंदी है, it means there is a lot of detailed information. RCs में हम कई बार इसको बोलते हैं descriptive style of writing. जब बहुत डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ दी है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी सिचुएशन का डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट देना हुआ, सपोज आई वेंट टू अ हॉलीडे और मैं एक बहुत डिस्क्रिप्टिव उसका आंसर लिखूं, तो आई टेल कि आई बुक द टिकट एंड द टिकट वाज ऑफ ब्लू कलर एंड आई पेड दिस मच रुपीज. अब ये ब्लू कलर का टिकट था, इससे क्या लेना देना? तो ऐसे ही RCs में बहुत सारी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी विच विल बी डिस्क्रिप्टिव, कि वो सराउंडिंग्स को एक्सप्लेन करेगा, वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करेगा, वो सोशल स्टेटस को एक्सप्लेन करेगा, बट वो पॉइंट क्या बताना चाह रहा है इन सबसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही DILR में जो क्लूज से न्यूमेरिक डेटा निकल पा रहा है, जिसको हम क्रॉस रिलेट कर पा रहे हैं विद अदर पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द स्टोरी दैट ओलंपिक्स इज अ ह्यूज इवेंट, सो मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट. उनके नोट्स बनाना बेटर रहेगा उनका स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन द रफ पैड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन, और आई थिंक मेरा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा आपसे, जो मेंटर्स देते हैं, इट्स अपने आप को ये देखना कि आप पूरा का पूरा पेपर स्कैन ज़रूर करके आते हो. करेक्ट. सम टिप्स कि स्टूडेंट पूरा पेपर स्कैन तो करके आए, छोड़ना चाहे क्वेश्चन को तो मन से छोड़ें, खुद से ना छूटे. करेक्ट.
सो जस्ट टू इलैबोरेट ऑन व्हाट यू सेड कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हाँ क्वेश्चन छोड़ दो चलेगा, छोड़ दो चलेगा करेक्ट। तो आप जब भी इंग्लिश सेक्शन पहला है, 24 ऑड क्वेश्चंस हैं, तो you should have a good glance at each and every RC, glance at the questions, glance at the options, and then take a call कि भाई ये RC challenging लग रहा है, theme difficult है, I am not comfortable with this theme, I am not comfortable with the question types, उसमें double triple negatives हैं, I am not comfortable with them, और options भी काफ़ी close लग रहे हैं, I am skipping it. So वो that is a good judgment कि आपने अपने हिसाब से सोच लिया, समझ लिया, फिर छोड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए सर एक RC तो मैं देख ही नहीं पाया। ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आप बड़े इजीली प्लान कर सकते हो अपना पेपर का अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें आप ये सोच पाओ कि मैं कैसे पूरा अटेम्प्ट 100% करूं। डज नॉट मीन कि मैंने हर क्वेश्चन का आंसर करा है। सो सेम इज द केस फॉर DLR। जस्ट पिक द 2 easiest sets out of 4 sets that are available, attempt them first, then if time permits go to the third, if time permits go to the fourth. Also please always be on the lookout for single questions that you can solve even if you are skipping the entire set. कई बार लोग बोलते हैं कि सर 2 ही सेट्स बने, तीसरा ट्राई करा था, क्वेश्चन स्टेटमेंट देखा, डिफिकल्ट लगा, थोड़ा बहुत हुआ, टाइम खत्म हो गया। अरे भाई टाइम खत्म हो गया, उसके पहले अगर आप क्वेश्चंस को ग्लांस कर लेते, हो सकता है एक फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन उतनी इन्फॉर्मेशन से ही सॉल्व हो जाता, पूरा सॉल्व सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट फॉर सम वेरी इजी क्वेश्चंस विच आर देयर इन एन एंटायर सेट विच डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ एनालिसिस। बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ ईजी लो हैंगिंग फ्रूट्स, इफ आई कैन कॉल देम, अवेलेबल रहेंगे अक्रॉस 3 सेक्शंस। तो आपसे पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन ग्लांस करो, अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन से एवेल्युएट करो, एलिमिनेट हो पा रहे हैं तो वो करो, और फिर कॉल लो कि बॉस अब ये सारे 4-5 चेक लग गए हैं, अब ये नहीं बन रहा है, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। थैंक यू, इट वॉज अ फैंटास्टिक कन्वर्सेशन विथ यू भूषण सर। सो यू नो एक टीचर एक प्रिंसिपल के पास जाता है और बोलता है कि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं और यू नो दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हैं और एक जितना सिलेबस करके आए। आपके हिसाब से इन दोनों में से ज़्यादा स्कोर कौन करेगा? तो प्रिंसिपल ने बहुत इंटेलिजेंटली आंसर किया, हाउ डू दे राइट पेपर डिपेंड्स ऑन दैट। सो how do you write your examination is really, really important. That can create a major difference. I hope you would have made certain notes from this particular podcast. अगर नहीं तो वीडियो को पॉज करके फिर से रिप्ले करो, नोट्स बनाओ, सब्सक्राइब करो सुपरग्रैट्स कैट को, hit the like button and share this particular video with your friends. It's going to be useful for them. And बार-बार सुपरग्रैट्स कैट पे आओ. This is the best channel that is providing you a rich content every time. That's all from our side. Thank you. Thanks a lot.